हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा विषय है शेयर कैपिटल। कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंदर हम कंपनी की फॉर्मेशन की बात करते हैं कि कंपनी बनती कैसे है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में। जब कंपनी बन जाती है, रजिस्टर हो जाती है, तो प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलते ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी को अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ती है, यानी कि व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। तो जब कंपनी बन जाती है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, तो बिजनेस रन करते वक्त कंपनी को कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती है। जितना लार्ज स्केल पर बिजनेस वो ऑपरेट करने की सोचती है, तो उसके अकॉर्डिंग फंड्स रेज करना, कहाँ से करना, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे। या तो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, या डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, या एनी अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी। और कंपनी मार्केट से पैसा लोन के तरीके से ले सकती है या बैंक से लोन ले सकती है। सो विच इज द बेटर ऑप्शन? कंपनी इसके बारे में, कंपनी के डायरेक्टर्स इसके बारे में सोच विचार करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि हम अपनी कैपिटल यूज करें या बाहर से बोरो करें, यानी कि ओन्ड कैपिटल यूज की जाए या फिर बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मीन्स कि जो कंपनी के ओनर्स हैं उनकी कैपिटल, और कंपनी के ओनर्स कौन माने जाते हैं? कंपनी के अंशधारक, शेयर होल्डर्स। तो बेटर ऑप्शन क्या है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी की जो वेंचर है उसके अकॉर्डिंग जो भी बेटर ऑप्शन लगती है, डायरेक्टर्स उस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूज करते हैं। सो लेट्स टुडे टॉक अबाउट शेयर कैपिटल। इस विषय में जब हम डीप में जाएंगे तो हमें कुछ बातों का पता चलेगा, लाइक कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार कौन से हैं, कैसे इशू किया जाता है अंशों को, और अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या रहता है, शेयर सर्टिफिकेट्स और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस है, शेयर कैपिटल में अगर हमें कोई रिडक्शन करनी है तो कैसे, कौन से मोड्स हैं, प्रोसीजर क्या है, और बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड भी हम प्रोविजन पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होती क्या है? जैसे मैंने बोला कि टू मेजर सोर्सेज हैं। या तो ओनर अपने खुद के फंड्स को यूटिलाइज करे, अपनी कंपनी के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करना है अपना खुद का यूज करे, या फिर बाहर से बोरो करे। तो टू अवॉइड those circumstances in which company is not able to pay the interest, or in case the company is not able to generate sufficient profits to pay off the debts or interest, then the first option is better. And first option is owned capital. Owned capital means कंपनी के खुद के ओनर्स की कैपिटल। ओनर की कैपिटल, ओनर मीन्स शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स की कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स से हम अगर हमें पैसा रेज करना है तो कैसे रेज करेंगे? तो कंपनी के पास एक तरीका है, मैनर है कंपनी के पास, कि कंपनी अपनी सारी कैपिटल कैसे इकट्ठी कर ले, सारी या वो जैसा भी कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कि अगर ओन्ड कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों में 2:1 का रेशो रखना है तो उसके अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल को रेज किया जाएगा। अगर कंपनी शेयर कैपिटल रेज करने की बात करती है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी कैपिटल जितनी रिक्वायर्ड है उसको कुछ हिस्सों में बांट रही है, कुछ अंशों में बांट रही है, जिसको बोला जाता है शेयर्स। और जनरली ये मल्टीपल ऑफ 5 और 10 में होते हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट होती है शेयर्स की। शेयर कैपिटल फर्म या कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है बेसिकली, यानी कि जो पैसा हमें अंशधारियों से मिला वो कंपनी की शेयर कैपिटल है। हर एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए पॉसिबल नहीं कि हम उनका सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाएं, तो इसीलिए एक कॉमन अकाउंट ऑपरेट होता है कंपनी के अंदर और उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हैं, लाइक
फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन की जाती है, कंपनी का कैपिटल क्लोज होता है। कैपिटल क्लोज मीन्स कि कंपनी कितनी शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर हो रही है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो अमाउंट जो मेंशन की जाती है उसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट है ये शेयर कैपिटल की जो कंपनी शेयर्स इशू करके रेज करना चाहती है। फिर होता है उस ऑथराइज्ड में से, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने सोचा कि मैं 5000 शेयर्स इशू करूंगी तो वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो गई कि 5000 शेयर कंपनी इशू करेगी फ्यूचर पीरियड के अंदर। अब उस 5000 में से कंपनी एक्चुअल में कितना इशू कर रही है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, यानी कि नॉर्मल जो जनता है उसको कंपनी अपने कितने शेयर्स अब इशू करने की बात करती है, क्या 5000 शेयर्स ही इशू करना चाहती है या 5000 से कम। अगर 5000 से कम करना चाहती है तो हम उससे बोलेंगे इशूड कैपिटल, या ये भी पॉसिबल है कि 5000 के 5000 शेयर कंपनी इशू कर देती है तो ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल आर इक्वल। पर कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर जितना कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया सब्सक्राइब करने के लिए, उस इशूड पार्ट में से पब्लिक ने या शेयर होल्डर्स ने कितना सब्सक्राइब किया। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी 5000 शेयर्स के साथ रजिस्टर्ड थी जिसमें से 4000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए, उन 4000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है या फिर 3900 शेयर्स की आई, 3800 की आई या 4200 की आई, यानी कि इशूड पार्ट से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई या कम आ गई। दोनों केसेस हो सकते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल मींस कि अब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए 4000 के 4000 शेयर्स जो इशू किए कंपनी ने। अब उन शेयर्स के ऊपर फुल अमाउंट अगर कंपनी कॉल करती है तो सारी के सारी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। अगर सारी अमाउंट कॉल नहीं की गई है, उस सब्सक्राइब कैपिटल का थोड़ा सा पार्ट कॉल किया गया है, तो जितना अमाउंट कॉल अप किया गया है शेयर होल्डर से मंगवाया जा रहा है, उस सारी कैपिटल को जो मंगवाई जा रही है उसे क्या बोला जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल। तो या तो ये सब्सक्राइब कैपिटल के इक्वल होंगी या कम होगा। पेड अप कैपिटल ये होता है कि हमने मंगवाए तो 4000 शेयर्स के ऊपर मनी 5 रुपीज के अकॉर्डिंग, यानी कि 4000 शेयर्स एट द रेट ₹5 ईच। हमने इतना मनी कलेक्ट करने की बात की, कॉल की इसके लिए हमने शेयर होल्डर्स को, बट उन 5 रुपीज में से अगर कुछ शेयर होल्डर्स ने 5 रुपीज ना देकर 4 रुपीज पे किए हैं तो 4 रुपीज के अकॉर्डिंग उन शेयर होल्डर्स की मनी प्लस 5 के अकॉर्डिंग रिमेनिंग की मनी जितना कैपिटल बनेगा दैट इज पेड अप कैपिटल। यानी कि जो 1 रुपया अनपेड है, या हम कहें कि जो 1 रुपी कॉल करने के बाद भी किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया है तो वो कहलाएगा कॉल्स इन अरियर्स। नेक्स्ट होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल मीन्स कि कंपनी अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कि कंपनी की वाइंडिंग अप स्टेज अगर आ गई तो उस स्टेज पर कंपनी अपने कुछ पैसे को हाथ में रखना चाहती है, यानी कि वो फॉर द टाइम बीइंग जो भी अनइशूड कैपिटल है जो कंपनी ने रिजर्व करके रख ली, अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में रख ली है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास आता है इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। हम जानते हैं कि शेयर्स डिवेंचर्स को इशू करना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, फिर फर्दर रिजोल्यूशन और फर्दर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है वो सब फॉलो की जाएगी। बट जैसा हमने अकाउंट्स में पढ़ा कि शेयर्स और डिवेंचर्स का इशू एट प्रीमियम भी होता है, एट पार भी हो सकता है या एट डिस्काउंट हो सकता है। एट प्रीमियम यानी कि जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट पर इशू किया जा सकता है शेयर और डिबेंचर को। सिमिलर वे में अगर हम फेस वैल्यू से बिलो अमाउंट पर
शेयर को इशू करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। अगर हमारी जो फेस वैल्यू है शेयर की, अगर उसी अमाउंट पर हमने शेयर को इशू किया तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट और डिवेंचर एट पार। तो फर्स्ट थिंग, जब ये शेयर इशू और अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है तो शेयर होल्डर को या एक सर्टिफिकेट मिलता है, या हम कहें कि कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कंपनी के शेयर का मालिक है उस पर्सन का नाम लिखा जाता है, और ऐसे सर्टिफिकेट को, ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? शेयर सर्टिफिकेट। इंडियन कंपनीज एक्ट ने तो ये मैंडेटरी किया हुआ है कि सारी कंपनीज अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करेंगी। शेयर सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स लिखी जाती है कि ये कौन सी कंपनी का शेयर है, नेम ऑफ इशूइंग कंपनी, कंपनी की आईडी नंबर यानी कि CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी के जो शेयर होल्डर है उन ओनर के नाम, मेंबर का फोलियो नंबर, कितने उस शेयर सर्टिफिकेट पर वो कितने शेयर्स का मालिक बन रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स, एंड उसने कितनी अमाउंट पे कर दी है शेयर्स की, वो अमाउंट लिखी जाती है। और हर एक शेयर का एक यूनिक नंबर होता है, डिस्टिंक्ट नंबर होता है। फर्दर ये प्रॉब्लम अराइज होती है, कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन हो गई तो कंपनी को कितने टाइम के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करने होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन कंपनीज एक्ट ने कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी कर दिया कि आपको इनकॉर्पोरेशन के बाद शेयर्स इशू करने होंगे अगर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का टाइम फ्रेम क्या है? रजिस्ट्रेशन डेट के 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने होंगे कंपनी को। अगर कोई नए या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर अलॉट किए जा रहे हैं तो उन एडिशनल शेयर्स के लिए भी शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट डेट के 2 महीने के अंदर अंदर इशू किए जाएंगे। बट कोई केस ऐसा है कि शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो रहा है तो शेयर सर्टिफिकेट नए पर्सन को यानी कि ट्रांसफरी को जब कंपनी के पास ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड हो गया तो उसके रिसीट के 1 मंथ के अंदर अंदर ट्रांसफरी को इशू कर दिया जाना चाहिए। क्या प्रोसीजर रहता है, कंपनी कैसे शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू करती है? इसके लिए कंपनी सबसे पहले बोर्ड मीटिंग को कॉल करती है जो डिसाइड करती है शेयर्स के अलॉटमेंट के बारे में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर एक कमेटी बना देते हैं डायरेक्टर्स की जिसको नाम दिया जाता है अलॉटमेंट कमेटी। अलॉटमेंट कमेटी फिर फाइनली डिसीजन लेती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर से रिलेटेड। अलॉटमेंट कमेटी एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर देती है, बोर्ड उस रिपोर्ट को अप्रूव करता है और फाइनली एक रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि इन कंसर्न एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। जब शेयर्स अलॉटमेंट कंपनी अलॉट करती है तो कंपनी सेक्रेटरी लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सेंड कर देता है रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को। अब ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या है? एक ऐसा लेटर होता है जो एप्लीकेंट को नोटिफाई कर देता है कि कंपनी ने आपको इतने सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट एक तरीके का शेयर सर्टिफिकेट ही है टिल की शेयर होल्डर के हाथ में एक फाइनल शेयर सर्टिफिकेट आए, यानी कि एक उनके लिए रसीद हो गई कि ऐसा हमने शेयर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी कंपनी को पहुंचा दी है, इसलिए कंपनी ने हमें एक रिसीट दे दी है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दी है, टिल हमारे पास एक फाइनल सर्टिफिकेट पहुंचता है। कंपनी सेक्रेटरी फर्दर एक रजिस्टर प्रिपेयर करता है जिसे बोला जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिसके अंदर उन सारे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जिनकी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, और अलॉटमेंट शीट्स को इसके लिए आधार बनाया जाता है। तो सारे शेयर होल्डर्स का नाम, उनके पास उनको कितने कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, उन सब का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में मेंटेन होता है उसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी सेक्रेटरी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम कहें ड्यूटी होती है कि उसे सारे शेयर सर्टिफिकेट्स जैसा AOA में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने फॉर्म, यानी कि जिस भी फॉर्म को कंपनी अडॉप्ट करती है
उस फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म अरेंज करना होता है। तो सेक्रेटरी उस फॉर्म को प्रिंट करता है विद ऑल द डिटेल्स रिक्वायर्ड इन द लॉ। सेक्रेटरी को सारे शेयर सर्टिफिकेट में डिटेल्स फिल कर देनी चाहिए जो कंपनी के पास एप्लीकेशन रजिस्टर बना हुआ है और अलॉटमेंट शीट्स हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट्स को प्रिपेयर कर देता है, और हम कहें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्म सजेस्टेड बाय द आर्टिकल्स। सेक्रेटरी को ये इंश्योर करने की जरूरत होती है कि शेयर सर्टिफिकेट पर 2 डायरेक्टर के जरूर साइन हो। सेक्रेटरी को भी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करना होता है, और साथ के साथ कंपनी सेक्रेटरी की ये ड्यूटी बनती है कि शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी की सील लगी हो और उसके ऊपर रिवेन्यू स्टैंप लगी हो। एक बार सर्टिफिकेट्स जब ऑर्डर में आ जाते हैं तो बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, और बोर्ड मीटिंग में फाइनल रिजोल्यूशन पास हो जाता है टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट्स। कंपनी सेक्रेटरी को सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना होता है कि शेयर सर्टिफिकेट्स रेडी हैं, और आपको अलॉटमेंट लेटर्स और बैंकर रिसीट के एक्सचेंज में ये शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। यानी कि जो कंपनी ने पहले लेटर ऑफ अलॉटमेंट शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए थे वो सारे लेटर ऑफ अलॉटमेंट वापस लिए जाएंगे, और बदले में एक फाइनल शेयर सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, सिर्फ एक पब्लिक नोटिस इशू कर देता है। पब्लिक नोटिस का मतलब कोई न्यूज़पेपर में ऐड दे दी तो उससे सारे सब एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई मेंबर्स के लिए कि कंपनी शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू कर रही है। तो मेंबर्स अपने अलॉटमेंट लेटर्स को सरेंडर करना शुरू कर देते हैं, और कंपनी फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से शेयर सर्टिफिकेट उनको डिस्पैच करना स्टार्ट कर देती है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो लोकल बैठे हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर है, तो वहां के शेयर होल्डर्स, लोकल शेयर होल्डर्स को ये प्रेफरेंस भी दी जाती है कि आप यहाँ पे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में पर्सनली आकर हमसे शेयर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स एंड बैंकर्स रिसीट। अगर कंपनी इन सारे प्रोविजंस में जो इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, अगर यहाँ पर कोई डिफॉल्ट करती है तो कंपनी को फाइन लगता है, जो कम से कम 25,000 रुपए है और जो बढ़कर 5 लाख रुपए तक हो सकता है। और कंपनी का जो भी डिफॉल्टिंग ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी ने अपने साइन नहीं किए शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर और ऐसे ही इशू कर दिए, तो उस डिफॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर भी फाइन भी लग सकता है और उसके पनिशमेंट भी हो सकती है। और फाइन कम से कम 10,000 का होगा और जो बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोविजन थे इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड। तो सिमिलर वे में डिबेंचर्स इशू एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर रहता है, तो इसलिए हमने उसे यहाँ पर स्किप कर दिया है। नाउ कम्स शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होती है, एक कंपनी एक ऑप्शन दे देती है जिसके पास भी ये होल्डर होगा, जो ये वारंट होल्डर होगा, कि आप ये वारंट होल्डर को एक ऑप्शन इस तरीके से मिल रही है कि वो फ्यूचर डेट में प्रेस्क्राइब्ड रेट पर या प्री डिटरमिन्ड रेट के ऊपर कंपनी के इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब करने का अधिकार रखता है। एक सिर्फ ऑप्शन दी जा रही है कि आप ले सकते हैं फ्यूचर डेट पर शेयर वारंट को, कोई उनके ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती। तो कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कंपनी के थ्रू होल्डर को अगर ऑप्शन दे दे, ऑप्शन किस चीज का, टू हैव राइट टू सब्सक्राइब इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस ऑन और आफ्टर अ प्री डिटरमिन्ड टाइम पीरियड। अगर ऐसी ऑप्शन दे दी जाए तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, शेयर वारंट। बहुत क्लियर हो जाएगा अगर हम इसे डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ें। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में डिफरेंस क्या है। शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूफ है। किसी भी पर्सन के हाथ में, जो इसके हाथ में वो शेयर सर्टिफिकेट है, वो एक प्रूफ है कि उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, उन शेयर्स की पोजेशन को वो प्रूव कर रहा है। और शेयर वारंट सिंपली एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है कि यस, आप जब ये इंस्ट्रूमेंट कंपनी के सामने पेश करोगे तो उसके बाद आपको एंटाइटलमेंट मिल जाएगी शेयर्स की कंपनी के। यानी कि अभी ये चीज शेयर वारंट का हाथ में होना ये प्रूव नहीं करता कि
आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी है हर एक कंपनी के लिए आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बट इशू ऑफ शेयर वारंट इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट शेयर्स के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, चाहे वो शेयर्स फुली पेड अप हो चाहे वो पार्टली पेड अप हो, बट शेयर वारंट इज ऑलवेज इशूड बाय पब्लिक कंपनी ओनली अगेंस्ट फुली पेड अप शेयर्स। शेयर सर्टिफिकेट दोनों कंपनी इशू कर सकती हैं, पब्लिक कंपनी भी एंड प्राइवेट कंपनी भी। शेयर वारंट सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के 3 मंथ्स के अंदर अंदर इशू कर दिए जाने चाहिए, जबकि कंपनीज एक्ट में इशू ऑफ शेयर वारंट से रिलेटेड कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है। शेयर सर्टिफिकेट कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन आपने हैंड ओवर कर दिया और वो सेकंड पर्सन आपका शेयर होल्डर बन गया। नो, इसके लिए ट्रांसफर डीड कंपनी के साथ रजिस्टर करानी पड़ती है, तब वो न्यू पर्सन उस शेयर सर्टिफिकेट होल्डर हो सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है। जबकि शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वन पर्सन ने अगर सेकंड पर्सन को फॉर अ कंसिडरेशन इशू कर दिया तो सेकंड पर्सन उस शेयर वारंट का होल्डर कहलाएगा। शेयर वारंट इशू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मस्ट है, बट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ऐसी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनली इशू किया जाता है, जबकि शेयर वारंट ओरिजिनली इशू नहीं किया जाता। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑप्शन के तौर पर दिया जाता है। नाउ कम्स रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कई बार कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाना चाहती है, अल्टर करना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करनी है कंपनी ने, तो कंपनी किसको रिसोर्ट करती है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अब वो शेयर कैपिटल कोई भी हो, इक्विटी शेयर कैपिटल हो या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या दोनों ही हो, इशूड कैपिटल को रिड्यूस करना है, सब्सक्राइब को करना है, पेड अप शेयर कैपिटल को करना है। किसको करना है रिडक्शन? जिससे भी करना है वो सारा किस में काउंट हो रहा है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में। तो कंपनी कई बार मेंबर्स को जब उनकी कैपिटल कैंसिल करने की जरूरत होती है तो विद पे आउट भी कर सकती है कि उन्हें कुछ पेमेंट दे दे, कैपिटल रिडक्शन कर दे, या बिना पेमेंट के भी उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। इसके लिए हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, लाइक कंपनी के पास कई बार बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो जाते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कंपनी अपनी एसेट साइड में शो करती है, और फिर उन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ती है या शेयर प्रीमियम पर इशू करने पड़ते हैं। तो लाइबिलिटी साइड भी ऑन द अदर हैंड क्या हो जाती है? ब्लॉट हो जाती है। लार्ज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑन द एसेट साइड। तो एक दूसरे से उसको सेट ऑफ करना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को सेट ऑफ करना अगेंस्ट द शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, वो क्या कहलाता है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इस ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बैलेंस शीट की राइट साइजिंग हो जाती है, एक ट्रू फेयर पिक्चर अगर डिपिक्ट करनी है कंपनी को, क्योंकि एक्सेस में वो कंपनी अपनी शेयर कैपिटल दिखा रही है या हम कहें एक्यूमुलेटेड लॉसेस एक्सेस में है, तो इस चीज को बैलेंस बनाने के लिए कंपनी को रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को रिसोर्ट करना पड़ता है। कई बार कुछ सेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी में अपने हित को अंत करना चाहते हैं, हित का, यानी कि अपने कैपिटल को कैंसिल कराना चाहते हैं। नॉर्मली कोई फैमिली सेटलमेंट के लिए फैमिली मेंबर्स एग्री कर जाते हैं कि हम अब अपनी इस फैमिली कंपनी का हिस्सा नहीं होंगे, तो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स तो कंपनी को वाइंड अप नहीं करते, बल्कि कुछ फैमिली मेंबर्स जो हिस्सा नहीं बनना चाहते वो इस कंपनी से पैसा निकालकर दूसरी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना पड़ता है। कई बार कंपनी के पास सरप्लस फंड्स होते हैं और उन सरप्लस फंड्स को
रिफंड करने के लिए भी कंपनी को शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी पड़ती है, या तो फेस वैल्यू कंपनी को कम करनी हो पड़ती है फिर शेयर्स की, या फिर उन कुछ शेयर्स को कैंसिल करना पड़ता है। यानी कि एक्सेस में फंड्स होना भी कंपनी के लिए कई बार खतरे की निशानी होती है, तो इसीलिए कंपनी को अपने सरप्लस फंड्स को रिफंड करना होता है, और वो कैसे पॉसिबल होता है? इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। So what are the different modes of capital reduction? Section 66 of Companies Act 2013 speaks about it. कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, वो कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है एज पर सेक्शन 66। टू वेज हैं: extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of share capital not paid up. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का शेयर है 50 रुपीज का, जिसमें से शेयर कैपिटल जो पे की गई है अब तक 25 रुपीज की पे की गई है, यानी कि 25 रुपीज इज नॉट पेड अप। तो कंपनी एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। तो कंपनी उस जो 25 रुपए जो फुल्ली पेड अप अमाउंट है उतना ही कंपनी अपने पास रखे, रिमेनिंग 25 की जो कैपिटल रहती है, जो अनपेड पार्ट है, उसे रिड्यूस कर सकती है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी बनती है 25 रुपए की, उसे ना मंगवाए अगर कंपनी, तो उस शेयर होल्डर की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दिया। सेकेंड मेथड है इधर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स। तो इसके अंदर दो मेथड बनते हैं कि कंपनी या तो अपनी पेड अप शेयर कैपिटल जो एसेट साइड फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, अनरिप्रेजेंटेटिव पार्ट पड़ा है जो पेड अप शेयर कैपिटल का, उसको कैंसिल कर दे। फॉर एग्जांपल, लाइबिलिटी साइड में तो 25 रुपीज फेस वैल्यू है, फुल्ली पेड है और शेयर, बट एसेट साइड में 25 रुपए वर्थ ऑफ एसेट्स पड़ी हैं, तो 25 रुपीज एक्सेस में जा रहे हैं, तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है कंपनी, कैंसिल कर सकती है उस 25 रुपए को। या फिर जो पेड अप शेयर कैपिटल का पार्ट जो कंपनी को लगता है एक्सेस में है, वो पे बैक कर दे शेयर होल्डर्स को। कंपनी के लाइबिलिटी साइड में फेस वैल्यू है 50 रुपीज की, फुली पेड अप अमाउंट है, और कंपनी चाहती है अब इसे रिड्यूस करना 25 रुपए से, तो 25 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर ही रखना चाहती है 50 रुपीज की जगह, तो 25 रुपीज पे बैक कर दे पर शेयर, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, पे बैक कर दे। तो ये दो मेथड्स हैं, या तो एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लाइबिलिटी on any of its shares in respect of share capital not paid up, नहीं पे की तो उनकी लाइबिलिटी को रिलीव कर दिया कंपनी ने, ये मेथड हो सकता है। या फिर इधर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर्स, कंपनी अपनी पेड अप शेयर कैपिटल जो अनरिप्रेजेंटेटिव पार्ट पड़ा है उसे कैंसिल कर दे या पे ऑफ कर दे अनपेड अप अमाउंट को भी। तो क्या कोई रेस्ट्रिक्शन भी है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं किया जा सकता? अगर कंपनी ने कोई पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए और उनकी रीपेमेंट में कोई एरियर्स अराइज हो रहे हैं, कंपनी रीपे नहीं कर पाती है, तो कंपनी उस केस में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को अडॉप्ट नहीं कर सकती। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के फायदे, क्योंकि अनरिप्रेजेंटेटिव पार्ट पड़ा है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखा रहे हैं कंपनी एसेट साइड में, जबकि शेयर कैपिटल इतनी पड़ी है, सरप्लस फंड्स पड़े हैं कंपनी के पास, तो ये एक बैलेंस शीट की ट्रू और फेयर पिक्चर नजर नहीं आती, तो इसलिए कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी जो एक्चुअल या ट्रू या हम कहें रियल फाइनेंशियल पोजीशन है, उसे शो करने के लिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर सकती है। तो यही मेजर बेनिफिट है कि बैलेंस शीट एक ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। दूसरा हम कहें तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग से कंपनी रिफ्लेक्ट कर पाएगी एक ट्रू शेयर होल्डर वैल्यू, यानी कि फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल रहेगा कंपनी के लिए अगर कंपनी टाइमली फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर ले अपनी, कंपनी शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में डिविडेंड पे करने के लिए कैपेबल हो जाएगी, या हम कहें फ्यूचर में कैपिटल रेज करने के काबिल हो जाएगी।
कैपिटल रिडक्शन का प्रोसीजर थोड़ा टफ है। उसके लिए सेक्शन 66 को कंप्लाई करना होगा। कंपनी आर्टिकल से भी ऑथराइज्ड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, पार्षद अंतर नियम में ये लिखा होना चाहिए रिडक्शन के क्लोजेस। तो इसके लिए कंपनी को पहले 7 डे नोटिस इशू करना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, अप्रूवल दी जाएगी उस मीटिंग के अंदर फॉर द स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो इसके लिए बोर्ड मीटिंग कन्वेन होगी, होल्ड की जाएगी, पर्पस होगा, एजेंडा लिखा जाएगा, एजेंडा डिस्कस होगा, स्कीम ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल की अप्रूवल दी जाएगी, अप्रूवल मिलेगी नोटिस को, कंपनी ईजीएम बुलाएगी, उसका नोटिस इशू करेगी, ईजीएम के जो भी रिक्वायर्ड कोरम होगा, जो मेंबर्स होगा, वो सब बातें वहां पर उसकी अप्रूवल मिलेगी बोर्ड मीटिंग के अंदर। 23 क्लियर डेज का नोटिस इशू किया जाएगा ईजीएम के लिए। ईजीएम कंडक्ट की जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, फिर उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फिर फाइल होगा MGT 14 फॉर्म के अंदर। 30 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइल होगा। साथ में लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स प्रिपेयर होगा, क्लास वाइज वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स प्रिपेयर होगी, नाम, एड्रेस, कितनी अमाउंट ओड है क्रेडिटर्स से, वो सारी हमारी लिस्ट कंपनी प्रिपेयर करेगी और कंपनी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास भेजेगी। यानी कि दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन प्लस एप्लीकेशन अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल की के सामने एप्लीकेशन जाए, उस एप्लीकेशन से 15 दिन पहले एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। फिर एप्लीकेशन जो ट्रिब्यूनल के पास फाइल होगी फाइनल अप्रूवल के लिए, वो फीस के साथ जाएगी, फीस होगी 5000 रुपीज। सो लाइक दैट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का प्रोसीजर चलेगा। जैसा हमने कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो किया था, उसी तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोविजंस को ध्यान में रखकर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायबैक ऑफ शेयर्स। सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के बायबैक के बारे में बात करता है। कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को कभी भी बायबैक कर सकती है, वापस खरीद सकती है। तो उसके लिए सेक्शन 68 सबसे पहले कहता है कि कंपनी को अगर अपने शेयर्स बायबैक करने हैं तो कंपनी कहाँ से सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंज कर सकती है, अपने फ्री रिजर्व से, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर एक फ्रेश इशू कर दे शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। नया शेयर इशू करने के बाद जो प्रोसीड्स आएंगी, शेयर प्रोसीड्स यानी कि अमाउंट आएगी, जो उन अमाउंट को भी बायबैक ऑफ शेयर के लिए यूज किया जा सकता है। तो बायबैक अगर प्राइवेट कंपनी को करना है तो उसके लिए कंपनी को कोई डीमैट फैसिलिटी पहले शेयर होल्डर को देने की जरूरत नहीं है, ISIN नंबर देने की जरूरत नहीं है। बट अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बायबैक करना है तो सारे शेयर होल्डर्स को डीमैट फैसिलिटी अवेलेबल करानी होती है और उन्हें ISIN नंबर इशू करना पड़ता है, और सारे के सारे शेयर्स कंपनी के डीमैट फॉर्म में होने जरूरी होते हैं। सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 कंपनी एक्ट का कहता है कि कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक तभी कर सकती है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर हो बायबैक करने की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितनी पावर होती है, दे कैन बायबैक अप टू 10%। 10% तक वो अपनी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का और फ्री रिजर्व्स का इतनी अमाउंट का बायबैक कर सकते हैं, या इससे कम का कर सकते हैं बट इससे ज्यादा का नहीं। और ये बायबैक तभी कर पाएंगे बोर्ड जब बोर्ड मीटिंग के अंदर इसके लिए रिजोल्यूशन पास कर दिया गया हो। सिमिलर वे में शेयर होल्डर्स के पास भी पावर होती है कि वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा बायबैक कर सकते हैं, बट ओवरऑल लिमिट जो फिक्स की गई है वो है 25% और लेस।
यानी कि कभी भी 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व की अमाउंट से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। इसके लिए शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पहले अप्रूव कराना होगा, उसके बाद ही इतनी 25% तक की लिमिट का बायबैक पॉसिबल है। तो सिंपल वर्ड्स में इक्विटी शेयर से रिलेटेड बायबैक के प्रोविजंस के अंदर 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल तक का ही बायबैक पॉसिबल है। और ये मैंने फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया था कि बायबैक आर्टिकल से ऑथराइज होना चाहिए। अगर आर्टिकल में ये पार नहीं है, बायबैक ऑफ शेयर के प्रोविजन नहीं है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना होगा एज पर सेक्शन 14। अनदर कंडीशन जो बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड है, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। कंपनी को अपना डेट इक्विटी रेशो एक आइडियल फॉर्म में मेंटेन करना जरूरी होगा, एंड दैट वुड बी 2:1। यानी कि जो कंपनी के एग्रीगेट नंबर ऑफ डेट्स होंगे, सिक्योर्ड डेट हैं चाहे वो अनसिक्योर्ड डेट हैं, कंपनी की जो डेट कैपिटल है, इट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स आफ्टर द बायबैक। यानी कि बायबैक का ऐसा इफेक्ट ना आ जाए कि कंपनी के डेट 2 गुना से भी ज्यादा हो जाए। कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जितने हैं उसके 2 गुना से ज्यादा अगर इफेक्ट आता है तो बायबैक इज नॉट परमिसिबल। हर एक बायबैक को जब कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया या बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, उसके 12 महीने के अंदर कंप्लीट करना अनिवार्य है। अगर कंपनी अपने शेयर्स को फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से खरीद रही है तो इक्वल अमाउंट जितना बायबैक किया है उतने अमाउंट का एक रिजर्व बना के रखना होगा। वो अमाउंट कौन से रिजर्व में ट्रांसफर होगी? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर। सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट का कुछ मोड्स ऑफ बायबैक को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। लाइक कि कंपनी अपने बायबैक ऑफ शेयर कहाँ से नहीं कर सकती? थ्रू एनी सब्सिडरी कंपनी, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर इन दोनों कंपनी से अपना बायबैक करती है शेयर्स का तो वो एक डिफॉल्ट गिना जाता है। और सिमिलर वे में कंपनी ने अगर डिपॉजिट्स रेज किए हुए हैं और डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में एरियर्स है तो भी कंपनी बायबैक ऑफ शेयर के लिए परमिसिबल नहीं है। बायबैक अगर कंपनी ने ऑफर स्टार्ट कर दिया तो कंपनी कभी भी उस ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकती। यानी कि एक बार अनाउंसमेंट हो जाए शेयर होल्डर्स को बायबैक ऑफर की तो कंपनी उसे विड्रॉ नहीं कर सकती। कंपनी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज नहीं कर सकती फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, क्योंकि हमने बायबैक ऑफ शेयर के 3 ही मेथड पढ़े, फ्रॉम फ्री रिजर्व, फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। तो बैंक से लोन लेकर कभी भी बायबैक नहीं हो सकता। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, बोर्ड मीटिंग होगी, फिर बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल होगी, ईजीएम के लिए ईजीएम कंडक्ट की जाएगी और फॉर्म फाइल हो जाएगा रजिस्ट्रार के पास, लेटर ऑफ ऑफर जाएगा सबसे पहले फॉर्म नंबर SH8 में और एप्लीकेशन फाइल होगी MGT14 में। जब ROC के पास ये फॉर्म नंबर SH8 जा रहा है तो एक डिक्लेरेशन भी फाइल होगी रजिस्ट्रार के पास। वो डिक्लेरेशन किस चीज की होगी? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जहाँ पे कंपनी की तरफ से एक एफिडेविट जा रहा है कि कंपनी गारंटी देती है कि बायबैक के बाद भी 1 साल के लिए कंपनी सॉल्वेंट रहेगी। लेटर ऑफ ऑफर शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दिए जाएंगे विद इन 20 डेज फ्रॉम इट्स फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और बाकी कुछ प्रोविजंस हैं बायबैक से रिलेटेड, उन सबको ध्यान में रखा जाएगा। जैसे ही कंपनी ने बायबैक किया है, बायबैक कर क्लोजर होते ही ऑफर के डेट की, तो कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी। वहां पे जितना अमाउंट एज कंसिडरेशन बायबैक का पे करना है वो सारी अमाउंट उस बैंक अकाउंट में रखी जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी पे कर देगी उस अमाउंट को, और जब लास्ट डे होगा बायबैक प्रोसेस जिस दिन कंप्लीट होता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी उन बायबैक शेयर्स को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देगी और कंपनी एक रजिस्टर ऑफ शेयर अदर सिक्योरिटीज मेंटेन करेगी। उसके लिए बायबैक जो है वो सारा फॉर्म नंबर SH10
SH11 और सारा जब ये फॉर्म्स कंप्लीट हो जाए, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल कर देगी फॉर्म नंबर SH11 एंड SH15 के अंदर। सो दैट्स इट। थोड़ा सा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, तो कंपनीज एक्ट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल के लिए सबसे पहले कहती है बोर्ड मीटिंग कन्वेन करो, EGM कन्वेन करो, फाइनली जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है वो ROC के पास फाइल करो। उसके बाद बायबैक ऑफ share capital as well as reduction of share capital will be permissible. So I hope you have got all this topic. Thank you so much.